नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द एकेडमिक एक्सेस में। हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे थे, उसमें से पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था। आज से हम लोग उससे आगे की क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ अच्छे शब्दों के साथ शुरू करते हैं। रहा संघर्ष की जो चलता, वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। चलिए दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा था वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विज्ञान की क्लास 10 का, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कर लिए थे। आगे की क्वेश्चन हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का था कि हम लोग 15 नंबर तक क्वेश्चंस कल कर चुके थे, पिछले वीडियो में कर चुका था, जिसका आंसर हम लोग का वियोजन अभिक्रिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ये देखना, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या संयोजन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। उष्मा का श्वसन, जब श्वसन जब प्रक्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया में उष्मा का क्षेपण होता है, ना कि शोषण होता है, इसलिए कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट वीडियो क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। अब अभिक्रिया कौन सी नहीं, वो देखना। अभिक्रिया नहीं है जब फेरियस सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या जिंक सल्फेट कॉपर के साथ, या CuSO4 को जिंक के साथ, या CuSO को एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ पे बोला गया कि अभिक्रिया नहीं है। कौन सा अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर एक हो जाएगा, फेरियस सल्फेट प्लस जिंक, ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संतुलित समीकरण है। निम्न में से कौन सा संतुलित समीकरण है, ये देखना। जब सोडियम को जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बाहर निकलता है। तो क्या क्या ये संतुलित है। यहाँ देखेंगे सोडियम एक मात्रा में है, एक मॉलिक्यूल से, और यहाँ भी सोडियम का एक मॉलिक्यूल से, यहाँ तक तो सही है। जब देखेंगे हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो ये तो अलग अलग हो गया, ये तो नहीं हो सकता। तीसरा नंबर देखते हैं, इसमें भी कार्बन की संख्या देखेंगे कितना, 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, बट ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 मात्रा में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेरियस यहाँ पे 3 है, Fa3 है, यहाँ भी Fa3 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, 8 है। और क्या ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही चल जाएगा आंसर ऑप्शन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहा गया अभिक्रिया ZnO प्लस CZn प्लस CO ने किसका उपचयन होता है। इस अभिक्रिया में उपचयन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, ZnO का हो रहा है, या CO का हो रहा है। तो यहाँ उपचयन की बात किया जा रहा है, उपचयन अभिक्रिया की जब बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, Zn में C का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन होगा। इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होगा दोस्तों, कार्बन का उपचयन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन जब देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन में कौन सा है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र, लाल को जब नीला कर दे, लाल को जब नीला कर दे, एक ट्रिक याद रखेंगे, जब बात करेंगे नीला, नीला ब्लू की बी से करेंगे, तो बी को मतलब बी से, बेस जब रहेगा, बी से बेस और बी से ब्लू, जो क्षार क्या हो जाएगा, क्षार मतलब बेस, बेस क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, बी से बेस और बी से ब्लू, ऐसे याद रखेंगे, बी से बेस और बी से ब्लू। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, एसिड कर देता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है दोस्तों, क्षार कर देता है, बेस कर देता है। याद रखना, बी से बेस और बी से ब्लू, बी से बेस बी से ब्लू, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, क्या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे, H2SO4 की बात करेंगे, HNO3 की बात करेंगे, CH3COOH की बात करेंगे। इसमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है,
दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाता है? ये हाइड्रोजन क्लोराइड तो नहीं, हमारा दुर्बल अम्ल की जब बात किया जाता है सीरीज में तो एसिटिक अम्ल की बात किया जाता है, जिसको हम लोग यूज में कर लेते हैं, नॉर्मल पानी के साथ यूज कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड क्या हो जाता है? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? जल के अम्ल में जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है क्या? हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, OH प्लस आयन होगा, या सोडियम का प्लस आयन होगा, या ऑक्सीजन का माइनस माइनस आयन, O माइनस माइनस आयन होगा। तो इसमें अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होगा। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, या फॉर्मिक अम्ल होगा, या साइट्रिक अम्ल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा दोस्तों? टार्टरिक अम्ल की जब बात करेंगे, जो भी खट्टे पदार्थ होंगे, खट्टे चीज होंगे, खट्टे फल होंगे, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। जैसे बात कर लेंगे अंगूर की बात करेंगे, इमली की बात कर लेंगे, इमली की बात हो जाएगा दोस्तों। सेब में भी कैसा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। केला, यहाँ तक केला में भी कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। जितने भी खट्टे फल होंगे उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें क्या है दोस्तों? अगला लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? दूध में पाया जाता है। आप लैक्टोबैसिलस कीटाणु के बारे में पढ़े होंगे, जो दूध से दही बनाने में मदद करती है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? दूध में पाया जाएगा दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन में क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाएगा दोस्तों? जैसे लाल चींटियों के डंक में, लाल चींटी की जब बात करेंगे, लाल चींटी में क्या फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा? मधुमक्खियों में पाया जाएगा, मधुमक्खियों के डंक में, बिच्छू के डंक में इत्यादि सब में क्या पाया जाएगा? बिच्छू की बात कर लेंगे, ये सब में क्या पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा दोस्तों? जैसे साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा शर्करा में, गुड़ में, शर्करा हो गया, चीनी, गुड़, ये सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान की बात, जब हम पीएच स्केल को तैयार करते हैं दोस्तों, जब हम लोग पीएच के स्केल को तैयार करते हैं तो स्केल की बात कर लेते हैं। 7। जब 7 से एबव जो रहेगा और 7 से बिलो जो रहेगा, 7 से एबव जो रहेगा, जो बड़ा 7 से ज्यादा रहेगा, वो क्षार की गिनती में आता है। वो किस गिनती में आएगा दोस्तों? क्षार की गिनती में आता है। और 7 से नीचे वाले को अम्ल की गिनती में लाया जाता है, और 7 में जो रहेगा उसको उदासीन कहा जाता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 के बराबर हो जाता तो वो क्या हो जाता दोस्तों? उदासीन हो जाता। 7 से अधिक में जाता तो क्षार के रूप में आ जाता, जिसको बेस कहते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन अधिक क्षारीय है? जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वही अधिक क्षारीय होगा। जिस अम्ल का पीएच मान कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? अलग बात करें तो जिस क्षार का पीएच मान अधिक, वो क्या हो जाएगा? क्षारीय अधिक होगा, अधिक क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान क्या है? 14 है, जिसका पीएच मान 14 है तो क्या हो जाएगा? इसका क्षारीय अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO, CaCl2O या CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जब बात करेंगे, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। डायरेक्ट याद रखना, रासायनिक सूत्र क्या होता है विरंजक चूर्ण का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaCO, ये क्या हो जाता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किसके थ्रू निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या पर्णहरित से। जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाते देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जब विमुक्शन होता है, विमुक्त होता है, वो जल के द्वारा होता है, जल से होता है। किससे होता है दोस्तों? जल से होता है। आंसर जिसका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
एनॉक्सी एनॉक्सी श्वसन में फलस्वरूप क्या बनता है? एनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है या ऑक्सीजन बनता है? इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग को याद कर लेना, इथाइल। जब एनॉक्सी ऑक्सी श्वसन की बात करेंगे, इसके फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम या आर्कड़ी या मच्छर? इसमें से कौन सा परजीवी होगा? परजीवी क्या प्लाज्मोडियम क्या परजीवी हो जाता है? प्लाज्मोडियम क्या होगा? परजीवी में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, लसिका कहते हैं या धमनी कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मर्दी के हृदय में, हार्ट की बात करते हैं, फिश का हार्ट में कितने कोष्ठक, कितने चेंबर होते हैं? तो वो 2 चेंबर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या केवल 1 होंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 चेंबर। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 चेंबर हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होंगे? 2 कोष्ठक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। वृक्क की जब बात किया गया दोस्तों, तो वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में या वनिक लवक में या श्वेत रक्तकण में? मैग्नीशियम की बात करते हैं दोस्तों, Mg किसमें पाया जाएगा? ये क्लोरोफिल में पाया जाएगा दोस्तों। किसमें पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? आप जानते हैं मुकुलन विधि द्वारा मुकुलन हो गया या फिर विभाजन की प्रक्रिया करता है। अमीबा क्या करते हैं? विभक्त करते हैं अपने आप को, विभाजित करते हैं, उससे जनन विधि पर करते हैं। और यहाँ हाइड्रा की, इसका सीधा आंसर याद रख लेना, हाइड्रा। तो मुकुलन विधि द्वारा क्या कौन करता है? हाइड्रा की। जब देखते हैं, जब हाइड्रा की जब बात करते हैं, तो हाइड्रा क्या करता है? अपने बॉडी पार्ट से एक दूसरे पार्ट को निकाल के अलग करना ही क्या कहलाता है? मुकुलन विधि कहते हैं। जो अपने बॉडी से एक नए बॉडी का जन्म देना मुकुलन विधि कहलाता है। वो कौन करता है? हाइड्रा करता है। अमीबा कैसी प्रक्रिया करती है? प्रजनन की प्रक्रिया। अमीबा का जनन कैसे होता है? जब मान लीजिए एक अमीबा का होता है, अमीबा 2 भाग में टूट के 2 अमीबा का निर्माण कर देता है। ये 2 भाग में बढ़ जाता है, फिर ये 2 भाग में बटेगा तो अलग अलग की। तो अमीबा क्या विभाजन की प्रक्रिया करती है और यहाँ हाइड्रा क्या करती है? हाइड्रा मुकुलन करता है। चलिए दोस्तों समझ में आ गई बात। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? एड्स रोग किसके कारण से होता है? एड्स रोग किसके कारण से होगा? जीवाणु के कारण से होगा, विषाणु के कारण से होगा, फंगस के कारण या प्रोटोजोआ के कारण से होगा? एड्स रोग किसके कारण से होगा दोस्तों? विषाणु के कारण से होगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सी रहा मेरे सामने कि पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। पराग कण की बात करेंगे जब, तो पराग कोष में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पराग कण होगा। बाह्यदल, अंडक, अंडाशय या परागकण। आप जानते हैं पराग कोष की जब बात करें, फूल की बात, पुष्प की जब बात हो रही है, पुष्प में क्या होता है? 2 टाइप का पाया जाता है। पुष्प में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 टाइप की जब बात करेंगे, पुष्प की जब बात करेंगे, इसमें 2 टाइप का चीज़ पाया जाएगा पुष्प में दोस्तों। एक जब बात करेंगे, ऐसे जब बात करेंगे तो एक हो जाएगा बाह्यदल पुंज की बात करेंगे, इसी में क्या हो जाएगा? एक परागकण हो जाएगा। इसी पर एक हो जाएगा ये स्त्रीकेसर और पुंकेसर की बात करेंगे। जब पुष्प में 2 बात करेंगे तो 2 पार्ट्स हो जाएगा। एक पुंकेसर की बात करेंगे, एक हो जाएगा पुंकेसर और एक हो जाएगा स्त्रीकेसर। क्या होगा दोस्तों? स्त्रीकेसर की बात होगी। पुंकेसर में कितने पार्ट्स हो जाएगा दोस्तों? पुंकेसर में 3 पार्ट्स। परागकण, एक हो जाएगा परागकण की जब बात करेंगे, पुंकेसर में क्या होगा दोस्तों? परागकण हो जाएगा। परागकोश होगा दोस्तों, परागकोश। और क्या हो जाएगा? प्रतंतु की बात करेंगे, प्रतंतु की बात करेंगे। इतने पर इसमें हो जाएगा स्त्रीकेसर में, पुंकेसर में। स्त्रीकेसर में भी क्या होगा दोस्तों? स्त्रीकेसर की जब बात करेंगे उसमें हो जाएगा वर्तिकाग्र। उसमें क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र होगा दोस्तों, वर्तिकाग्र। और दूसरा क्या? वर्तिका हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? अंडाशय की बात करेंगे। ये 3 चीज हो जाएगा इसमें।
तो इसमें भी 3 चीज़ हो जाएगा दोस्तों। जब देखा गया जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र में आएगी, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया दोस्तों? परागन की प्रक्रिया कहा गया। इसे क्या कहा गया? परागन कहा गया। इसे क्या कहा गया? परागन कहा गया। जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक आएगी, इसे परागन कहा गया। और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक आने के लिए इसे निषेचन कहा गया। तब निषेचन के पश्चात क्या करते हैं? पूर्ण फूल का निर्माण हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? परागकण हो जाएगा। जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेगी तो उसे परागन की प्रक्रिया कहेंगे, और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक की क्या कहेंगे? निषेचन की प्रक्रिया कहेंगे। तो परागकोश में क्या पाएगा दोस्तों? परागकण पाया जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाती? पूर्ण विकसित अंडाशय की बात किया जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा, जब परागकण वर्तिकाग्र से अंडाशय तक आकर निषेचन की प्रक्रिया पूरा करती है तो वह पूर्ण विकसित हो जाता है। वो क्या होता है दोस्तों? पूर्ण विकसित हो जाता है। वो क्या होता है? पूर्ण विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित होने के बाद किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? वो फल का निर्माण कर लेता है। वो किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? फल का निर्माण करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाती है? पूर्ण विकसित अंडाशय की जब बात किया गया तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या हो जाएगा? फल का निर्माण करेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जब बात किया गया तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या आ जाएगा? कोयला, पवन, सूर्य या जल। तो हम जानते हैं नवीकरणीय संसाधन को जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन में क्या आएगा दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन में क्या आ जाएगा? नवीकरणीय संसाधन की जब बात करेंगे जैसे पवन हो जाएगा, पवन, सूर्य, जल की बात करेंगे, और अनवीकरणीय संसाधन कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा? हम सीधा आंसर याद रखेंगे, सौर सेल के द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा मुख्य जैव अवघटक संघटक है? जैव गैस का संघटक है हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, एथेन गैस या ब्यूटेन गैस। तो हम जानते हैं जैव गैस का संघटक कौन हो जाता है? मीथेन गैस हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार मेरा यह सीरीज क्वेश्चन का 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समाप्त होता है। अगर सीरीज आपको अच्छा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल द एकेडमिक एक्सेस को। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।